एवरीवन, आज हम रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को बहुत इजी लगता है सॉल्व करना, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो गलत कर देते हैं। वो उसका रीजन भी मैं बताऊंगी कि वो गलत क्यों करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है? इट्स अ लॉजिकल रीजनिंग, मतलब उसमें आपको क्या लगाना होता है? लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक अब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसी पर्सन का लॉजिक क्या होगा, किसी दूसरे इंसान का लॉजिक कुछ और होगा। इस तरीके से हर किसी पर्सन का अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक डिफर करता है। पर अब हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, उस लॉजिक को लगा के हमें ये जानना जरूरी होगा कि जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है वो कौन सा लॉजिक लगा रहा है और हमें रिजल्ट क्या लाना है। बेसिकली हमें कोई सा भी लॉजिक लगा के वो रिजल्ट लाना है जो एग्जामिनर हमसे चाहता है। इसीलिए हम क्वेश्चंस इस पॉइंट पे आके गलत कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें अपना लॉजिक तो लगाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर गलत हो जाता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिकली सबसे पहले कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना जरूरी है। उसके बाद इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। तो बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है? बट एनालिटिकल रीजनिंग सबसे पहली बात होता क्या है और इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बेसिकली देखो, एनालिटिकल रीजनिंग को अगर तोड़ के देखो तो क्या होता है? एनालाइज करना किसी भी सिचुएशन को, उस पे बेस्ड अपना लॉजिक फॉर्म करके रिजल्ट लाना इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब पहले कोई सिचुएशन को एनालाइज करो कि उसमें प्रॉब्लम क्या है या उससे पूछा क्या जा रहा है, उसमें अपना लॉजिक लगाओ। लॉजिक कैसा लगाना है? जो हमसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको लाने के लिए आप कोई भी लॉजिक लगाओ। इट्स नॉट सेड कि कोई डेफिनेट लॉजिक आपको दिया हुआ है, पर आप कोई भी लॉजिक लगाओ। अपना लॉजिक होता क्या है कि कोई भी तरीका जैसे कुछ भी हो, आपको कोई काम करने को दे दिया जाए। जैसे आपको बोला जाए कि आपको न्यू दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है। अब कोई तो सीधा चला जाएगा न्यू दिल्ली से, ठीक है, कोई कोलकाता होके जाएगा, कोई महाराष्ट्र होके जाएगा। तो ये हो गया कि आपको पहुंचना तो वहां है, पर आप तरीका कौन सा अपनाते हो उसको कहा जाता है लॉजिक। तो हमें यहाँ पे लॉजिक वो लगाना है एनालिटिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जा रहे हैं। वो जो रिजल्ट हमसे एग्जामिनर चाहता है उसको, वो हमारा लॉजिक हमें उस रिजल्ट तक पहुंचा दे। यही होती है एनालिटिकल रीजनिंग। बहुत ही सिंपल होती है, उसमें ज्यादा कोई मतलब कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, पर आपको अपना दिमाग बहुत ही फोकस्ड तरीके से यूज करना पड़ेगा, तभी आप एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग, what is analytical reasoning? Analytical reasoning is to find the result by applying a particular logic after analyzing the situation। ये होती है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें टॉपिक क्या क्या आते हैं? अब स्टेटमेंट का मतलब आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें वो रिजल्ट लाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हम जो लॉजिक लगा रहे हैं उसे कहा जाता है, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो एनालिटिकल रीजनिंग में आता है वो होता है स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन। क्या होता है? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। टॉपिक्स इंक्लूडेड इन इट पहला है
statements and assumptions. ठीक है, statements and assumptions. दूसरा है statements and arguments. statement and arguments. ठीक. तीसरा है statement and course of action. statements and course of action. चौथा है drawing inferences. drawing inferences. ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स है जो कि एनालिटिकल रीजनिंग में आता है. ठीक है, और हर चीज में चारों के चारों टॉपिक्स में आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दिया होता है, उसके 3 अजम्पशंस या आर्ग्यूमेंट्स या आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको सही सिलेक्ट करना होता है और आंसर मार्क करना होता है. और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे सारे टॉपिक्स को. तो स्टार्ट करेंगे आज हम स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन से. ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. तो एनालिटिकल रीजनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल रीजनिंग के चारों टॉपिक सॉल्व करने के लिए 3 बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए. ठीक है, उन्हीं 3 बेसिक रूल से आप क्वेश्चंस इजीली और जल्दी सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले ये लिख लो टॉपिक्स कौन कौन से हैं. तो स्टार्ट करें. जो 3 रूल्स हैं जो इन चारों एनालिटिकल मतलब एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत काम आएगा, वो लिख लो पहले. रूल्स. पहला, डू नॉट गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट. डू नॉट गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट मतलब कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये भी दिया हो कि कोलकाता इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे कोलकाता तो इंडिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में कहां से पहुंच गया. तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है. या फिर कुछ भी जैसे कि अमिताभ बच्चन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो अब आप बोलोगे नहीं, नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है. तो ये सब आपको नहीं सोचना है. अपना स्टेटमेंट जो आपको दिया है वो उस टाइम के लिए मान लो कि यही सच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है. अगर आपने अपना वो सोचो कि आप उसमें फैक्ट्स को सेड़ने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन जरूर गलत होगा. तो कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है. जो स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ दिया है उसे उस टाइम के लिए मान लो कि यही सच है. ठीक है, सबसे पहली चीज. दूसरी, बॉस इज ऑलवेज राइट. बॉस इज ऑलवेज राइट मतलब जो भी उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, किसी भी इंसान ने जिसके रेफरेंस में लिखा हुआ है, वो जो बोला गया है, जो कुछ भी मेंशन है, स्टैट्स, डेटा, एनीथिंग, वो सब सही है. मतलब जो लिखा हुआ है वो सही है, वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है. ये आपको खुद के दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट क्या है? नेवर पुट योर पर्सनल एक्सपीरियंस. नेवर पुट योर पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि आप जो सोचते हो, जो आपका थॉट है कि नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोलकाता, कोई मान लो कि कोलकाता यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो है नहीं. या फिर कि सचिन तेंदुलकर लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल.
अब आप बोलोगे नहीं ऐसा तो है नहीं, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, वो अच्छे बैट्समैन हैं, ये सब बोलने लगोगे तो ये गलत हो जाएगा, वहीं पे आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। जो स्टेटमेंट में लिखा है, जैसा लिखा है, आप उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं घुसेड़ोगे, जैसा लिखा है उसी को सच मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपने ये तीनों रूल फॉलो कर लिए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व करनी है तो आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठाने होंगे, तभी आप कोई क्वेश्चन आराम से कर लोगे और आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे अब हम स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन से। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का हमारा होगा स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, राइट। Statements and assumptions. Okay. अब स्टेटमेंट एंड assumptions में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और उसके बाद आपको दो assumptions मतलब दो आंसर्स पॉइंट्स दे रखे होंगे, उसके बाद आपको आंसर ट्रिक करने के लिए चार अलग पॉइंट्स दे रखे होंगे। उसमें पूछा जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इम्प्लिसिट, स्टेटमेंट 2 इज इम्प्लिसिट, नीदर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, ईदर और 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, या बोथ 1 और 2 इज इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी किसी भी, जैसे मान लो आप कोई घर है, घर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है बी वेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, पहली बार अगर मैं बोर्ड को देखूंगी तो मुझे क्या समझ में आएगा, बी वेयर ऑफ डॉग्स देखे सबसे पहले क्या समझ में आएगा, यही समझ में आएगा ना कि अंदर कोई बहुत ही डरावना कुत्ता है जिससे क्या कहते हैं बचना है क्योंकि वो काट लेता होगा। ठीक है, यही समझ में आएगा। अब ये तो आप नहीं सोचने बैठ जाओगे ना कि वो इनके घर में कुछ सालों पहले चोरी हुई थी इसलिए उन्होंने कुत्ता रखा, या आगे उनके घर में चोरी ना हो इसलिए उन्होंने कुत्ता रखा, ये तो अब आप नहीं सोचोगे। तो ये आपको अलग, आप अपने दिमाग को, लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। वेरी फर्स्ट स्ट्राइक जो करेगा, जो आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा स्टेटमेंट उस टाइम पे, उस बोर्ड को पढ़ने के बाद यही करेगा कि इनके घर में एक बहुत ही डरावना कुत्ता है। ठीक है, यही सोचोगे आप। अब दूसरा एग्जांपल ले लो कि किसी बैंक में, हर बैंक में क्या लिखा होता है, कैमरे लगे होते हैं, या किसी भी जगह पे जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं वहां पे लिखा होता है यू आर अंडर वीडियो सर्वेलेंस। अब वीडियो, पहले अगर आप ये बोर्ड पे पढ़ लोगे यू आर अंडर वीडियो सर्वेलेंस, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, कैमरा देखोगे कि हाँ इनके यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अब आप ये तो नहीं सोचने लग जाओगे ना कि बैंक में चोरी हुई थी इसलिए कैमरा लगा है, या कैमरा लगाने से चोरी नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो हम पूरे वर्ल्ड में कैमरा लगा देते, बट दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो आपको वो सोचना है जो आपको उसको देख के पहली बार में स्ट्राइक करे दिमाग में, आपको वो स्टेटमेंट सोचना है। ठीक है, तो उससे आप मतलब वही आपका स्टेटमेंट, आपको बहुत ही लॉजिकली वो स्टेटमेंट ही सही होगा। अगर आप कुछ और पुरानी हिस्ट्री या फ्यूचर उसमें लगाने लग जाओगे तो वहीं पे वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट सोचना है कि आप उस बोर्ड को पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल बीवेयर ऑफ डॉग्स वाला बोर्ड जो घर के बाहर लगा हुआ है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आप बस यही सोचोगे ना उस टाइम पे कि इस घर के अंदर एक बहुत ही डरावना कुत्ता रहता है जो कि काट सकता है। इतना ही सोचना है, ये नहीं सोचना है कि पहले क्या हुआ था या बाद में क्या होगा या कुछ और रीजन हो सकता है, या सबसे बड़ा कि कुत्ता नहीं है जानबूझ के लगा रखा है। अब आप ऐसे भी सोचने लग जाओगे तो क्या होता है कि 100% पॉसिबिलिटी कौन से लॉजिक की ज्यादा है कि अंदर एक डरावना कुत्ता होगा, यही सबसे ज्यादा 100% पॉसिबिलिटी है। तो जो भी स्टेटमेंट हमें, या अजम्पशन जिसे कहते हैं, जो भी अजम्पशन 100% पॉसिबल होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। द स्टेटमेंट और सॉरी द अजम्पशन which is 100 which has 100% possibility, which has 100% possibility is called implicit.
ठीक है। अब 100% पॉसिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट पक्का सही है, मतलब वो डेफिनेट है, उसके अलावा वही सच है, ये नहीं है। बात ये है कि ये 100% सच हो सकता है, हमें यही मानना है, हमें ये नहीं कहना है कि ये डेफिनेट है, इसके अलावा तो कुछ सच हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। अगर जिस दिन ये सोच लिया कि यही सच है, बिल्कुल डेफिनेट है, तो वहां पे एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे क्वेश्चंस हमेशा गलत होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, इम्प्लिसिट का मतलब कि 100% पॉसिबल है, मतलब मे बी, माइट बी। और एक और सबसे जो की रूल है इसमें एनालिटिकल रीजनिंग में, जब भी आपको स्टेटमेंट्स दिया हो तो उसमें आपको ये देखना है कि क्या लिखा होना चाहिए, मे बी, मे नॉट बी, माइट बी, वुड बी, लाइक समथिंग कॉल्ड पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की तरफ जो इंडिकेशन दे वो देखना है। ये नहीं कि हाँ मस्ट बी, बेस्ट वे, ये सब नहीं होना चाहिए, एवरी, ऑल, ये सब नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए मे बी, माइट बी, कैन बी। तो जो पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करे हमें वो स्टेटमेंट्स देखने होते हैं। तो दैट इज अ की रूल कि आप एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व कर लो। तो 100% पॉसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं कि हाँ यही सच है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इम्प्लीसिट, ठीक है। और दूसरा होता है द असम्पशन, which is not 100% possible, which is not 100% possible, or which does not have 100% possibility, 100% possibility is called explicit। क्या बोला जाता है उसे, एक्सप्लिसिट बोला जाता है, ठीक है। तो एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, ठीक। मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है उसे एक्सप्लिसिट बोला जाएगा और जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है उसे बोला जाएगा इम्प्लिसिट। तो स्टेटमेंट एंड असम्पशंस में जो आपको 5 ऑप्शंस दिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं, पहले इसे लिख लो। तो वो जो 5 आपको ऑप्शंस दिए होते हैं वो होते हैं ऑप्शंस फॉर आंसर इन स्टेटमेंट्स एंड असम्पशन। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है स्टेटमेंट 1 इज इम्प्लिसिट, मतलब स्टेटमेंट 1 माइट बी 100% पॉसिबिलिटी, इम्प्लिसिट, सॉरी नॉट इम्प्लिसिटी। दूसरा होता है स्टेटमेंट 2 is implicit, statement 2 is implicit, ठीक। तीसरा होता है either statement 1 और statement 2 is implicit, चौथा होता है none of them is implicit, और पांचवा होता है both of them are implicit, ठीक। तो ये 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर 2 अजम्पशंस दिए होते हैं, 2 या 3, अभी मैंने 2 के मेजर्स में लिखा है कि 1 या 2,
वरना 3 भी दिए होते हैं, पर ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आरआरबी में नहीं आएंगे, तो आपको बहुत ही बेसिक एनालिटिकल रीजनिंग ही पढ़नी है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एडवांस लेवल का पढ़ के, क्योंकि वो आपके पेपर में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए बेसिक को क्लियर करो, आपसे सिर्फ उसी के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें 2 ही स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, एक होगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या तो होगा पहला ऑप्शन, 2 अजम्पशंस जो दिए होंगे कि पहला वाला सही है, पहला वाला पॉसिबल है, या दूसरा वाला पॉसिबल है, या पहला वाला पॉसिबल है या दूसरा वाला पॉसिबल है। ईदर और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे आगे, पर जनरली इस लेवल पे पूछे नहीं जाएंगे। फिर कोई भी पॉसिबल नहीं है और या दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑप्शंस जो आपको आंसर के लिए दिए होते हैं, तो इसे भी लिख लो। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड असम्पशन के कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और आंसर कैसे मार्क करना है, ठीक है। The question है, the government has decided to levy 2% tax payable on the amount used to fund the drought relief programs. Used to fund the drought relief programs. ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 2% टैक्स लगाएगा उस पे जो अमाउंट ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम के लिए यूज हो रहा है, या ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम को फंड करने के लिए जो अमाउंट यूज कर रहा है उस पे गवर्नमेंट 2% टैक्स लगाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। और ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम क्या होता है, जो सूखा जहां पे पड़ता है जिस भी स्टेट में या सिटी में कहीं पे भी, तो उसके लिए उसे बोला जाता है ड्रॉट, जहां पे सूखा पड़ता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर जिसे बोलते हैं, वहां पे ड्रॉट होता है। और उसके लिए जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन करती है उसे बोला जाता है ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हम अजम्पशन देखते हैं। तो अजम्पशन 1 पहले 1 और 2 करके लिख लेते हैं। The government does not have adequate money to fund the drought relief program. दूसरा हो सकता है the amount which is collected by the way of surcharge may be the adequate amount to fund the program.
प्रोग्राम। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दिए हुए है कि पहली ये है कि गवर्नमेंट के पास शायद इतने पैसे नहीं है कि वो ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम को फंड कर पाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया। दूसरी, जो अमाउंट इससे आ रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट, उससे वो और प्रोग्राम भी फंड कर ले, इसलिए वो उन्होंने सरचार्ज लगा दिया। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी एडुकेट या डेफिनेट आंसर नहीं है कि हाँ यही होता है इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। इसमें पॉसिबिलिटी दी हुई है कि ये भी हो सकता है, शायद दूसरे वाले में देखो तो दूसरा वाला भी शायद हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 भी इम्प्लिसिट है, मतलब 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, और स्टेटमेंट 2 भी इम्प्लिसिट है क्योंकि उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसमें भी ये नहीं लिखा है कि हाँ यही हो रहा है या इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, कि गवर्नमेंट 2% टैक्स इसीलिए ही लगा रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, या गवर्नमेंट इसीलिए लगा रही है कि वो उनसे जो पैसे एक्स्ट्रा आएंगे उससे वो प्रोग्राम को अच्छे से फंड कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी ही दी गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा both the statements are implicit। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा both the statements are implicit। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखो कहीं भी डेफिनेट कोई भी टर्म नहीं यूज हुआ है, इसमें पॉसिबिलिटी की ही बात करी गई है दोनों स्टेटमेंट में। पहला अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो फिर ये दोनों अजम्पशंस है, दोनों अजम्पशन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई भी सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करी गई है, कोई भी डेफिनेट टर्म्स की या डेफिनेट पैटर्न की बात नहीं करी गई। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इम्प्लिसिट, मतलब इनकी 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मतलब लगेगा तो वही एनालिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, बट इसमें जो स्टेटमेंट अजम्पशंस आपको दिए गए इससे आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट क्लास आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू MBA इन आवर इंस्टीट्यूट एंड एडवर्टाइजमेंट बाय अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट मतलब जिन्होंने अपनी कोई ग्रेजुएशन डिग्री BSc BTech इस तरीके की कोई डिग्री कंप्लीट करी हुई है और वो भी फर्स्ट क्लास से, वो हमारे इंस्टीट्यूट में MBA कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। एंड एडवर्टीजमेंट बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने ये एडवर्टीजमेंट डाला। और अजम्पशन क्या दिया हुआ है, पहला अजम्पशन है ओनली दोज who are graduate can cope with the studies of MBA courses। पहला स्टेटमेंट ये है कि मतलब जो लोग ग्रेजुएट होते हैं वही MBA कोर्सेज की स्टडीज के साथ संभाल पाते हैं या डील कर पाते हैं। दूसरा है देयर आर प्लेंटी ऑफ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स हु आर लाइकली टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू MBA, मतलब बहुत सारे ग्रेजुएट ऐसे हैं जो MBA के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तीसरा है रेपुटेशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट हैविंग लेस देन फर्स्ट क्लास आर एडमिटेड, मतलब कि रेपुटेशन स्टेक पे आ सकती है अगर वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स को के अलावा या उससे कम बच्चों को ले जो कि फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास मतलब होता है कि एक फर्स्ट डिवीजन, मतलब 70% या 65% से अबव होते हैं। टेक्निकली 65% से अबव जो बच्चे होते हैं या 60% से अबव जो बच्चे होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, अजम्पशन समझ में आ गया और स्टेटमेंट भी आगे समझ में आ गया होगा। तो पहला सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है ओनली दोज हु आर ग्रेजुएट कैन कोप विद द स्टडीज ऑफ MBA कोर्सेज। आप कभी भी किसी की क्वालिटी को मार्क नहीं कर सकते हो, मतलब कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है या ग्रेजुएट नहीं है, इस तरीके के नेगेटिव स्टेटमेंट्स कभी भी आपका सही स्टेटमेंट नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, कि आप किसी की क्वालिटी पे क्या कहते हैं मार्क नहीं कर सकते या पॉइंट आउट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, देयर आर प्लेंटी ऑफ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स हु आर लाइकली टू अप्लाई फॉर एडमिशन, मतलब अब क्या है, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट कब आता है? एडवर्टीजमेंट तभी आता है जब पब्लिक में डिमांड होती है। जब तक पब्लिक में डिमांड नहीं होती तब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आता। आप छोटी छोटी चीजों को देख लो, कभी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा डे टू डे लाइफ में। जैसे कोई भी कूड़ा कचरा अगर है कि आपको ये नहीं बोला जाएगा कि वो 10 रुपए में बेचेगा या कबाड़ी वाला 15 रुपए में कबाड़ी खरीदेगा, ऐसे तरीके के कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि पब्लिक में इतनी डिमांड नहीं होती।
पर कपड़ों को ले लो या गाड़ी को ले लो, इन सबके एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। क्यों? जब उन्हें पता होता है कि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। या दिवाली से पहले, या सबसे सिंपल बेसिक एग्जांपल, विंटर्स आते हैं, ठीक, विंटर्स आने से पहले मतलब ठंड आने से पहले स्वेटर्स, स्वेटशर्ट्स, जैकेट्स, इन सब के एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। या समर्स जब आते हैं, जब गर्मी आने लगती है तो गर्मी के कपड़ों के एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। मतलब जब दिखता है कि पब्लिक में डिमांड बढ़ रही है तभी उसका एडवर्टीजमेंट आता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पब्लिक स्टूडेंट्स में एमबीए कोर्स की डिमांड बढ़ी, इसलिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने उसका एडवर्टीजमेंट निकाला। ठीक है, तीसरा भी वही, क्वालिटी पे आप किसी की डिमांड नहीं कर सकते कि किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन फर्स्ट क्लास से नीचे लेंगे तो खराब हो जाएगी, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। इसलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ दूसरा सही होगा, क्योंकि जब पब्लिक में डिमांड है इसलिए एडवर्टीजमेंट आया है, इसलिए ये सेकेंड उन्होंने एमबीए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने वो एडवर्टीजमेंट निकाला है फॉर द एमबीए कोर्सेज, एनरोलमेंट फॉर द एमबीए कोर्सेज। ठीक है, बट उन्होंने एक शर्त रख दी है कि जो ग्रेजुएट्स हैं फर्स्ट क्लास, और हो भी सकता है कि जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स हैं उन्हीं में ज्यादा डिमांड बढ़ रही होगी, इसीलिए वो निकाला गया हो, मे बी पॉसिबिलिटी इम्प्लिसिट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इम्प्लिसिट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? इसे भी लिख लो और रीजन भी लिख लेना। क्वेश्चन क्या है? मोहन इन्वाइटेड अबाउट 200 people on the occasion of his daughter's marriage and made food arrangement of about 200 people in the nearby hotel। मतलब मोहन ने अपनी बेटी की शादी के लिए 200 लोगों को बुलाया और उतने ही लोगों का फूड अरेंजमेंट किया अपने पास के होटल में। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ठीक। और अजम्पशन क्या है? मेनी पीपल इन्वाइटेड बाय मोहन डू नॉट टर्न अपॉन द डे ऑफ द ओकेजन। और दूसरा क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल में अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि इसमें डू नॉट टर्न अप, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है, नेगेटिव कि वो लोग नहीं आएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव जब भी कुछ हो, पैटर्न हो आपके अजम्पशन में, तो वो स्टेटमेंट कभी सही नहीं होता। अब ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप पहले से भी कि अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं और वो नहीं आएंगे, आप ये सोच के तो किसी को नहीं बुलाते, आप तो बुलाते हैं कि हाँ लोग आएंगे, उसी हिसाब से आप अरेंजमेंट भी करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल मे अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। अब उसने 200 लोग बुलाए हैं तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट शायद सारे के सारे अटेंड कर लें, या एक दो पीछे कम हो जाए या थोड़े बहुत कम हो जाए, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे उस दिन की। तो सेकेंड स्टेटमेंट हैज द इम्प्लिसिट पैटर्न, तो इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग उस दिन अटेंड करेंगे वेडिंग, ही स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 2 इज आंसर क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब इसी तरीके से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आरआरबी जेईई के पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस पूछा जाएगा इसमें। तब इसकी प्रैक्टिस करो और तीनों की रूल्स इसमें याद रखो कि क्या, पहला क्या है, कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब जो भी उसमें कहा जा रहा है वो सही है, और कभी भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें नहीं घुसेड़ना है। ये 3 चीजें याद रखो। और दूसरी चीज कि कोई भी डेफिनेट पैटर्न जो स्टेटमेंट आपका, जो भी अजम्पशन आपका शो करे, वो कभी सही नहीं होता। हमेशा पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट ही सही होते हैं, जिसमें एवरी, मस्ट, बेस्ट ये सब यूज हो, वो कभी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी चीज, जब भी नेगेटिव पैटर्न हो, जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो स्टेटमेंट में, वो भी स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रख के क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही इजीली क्वेश्चंस कर लोगे, और आपकी पॉसिबिलिटी है, इम्प्लिसिटी है कि आप क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स।